नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग अपनी इस क्लास में विलियन विलियन के इस लेसन पर आज हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म, इसे हम तनु विलयनों का गुण भी कहेंगे, तनु विलयनों का गुण भी कहेंगे। बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक है आज हमारा अणुसंख्य गुणधर्म। बच्चों इसे इंग्लिश में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम लोग लगभग 4 पॉइंट अध्ययन करने वाले हैं और ये चारों पॉइंट्स को बहुत ही डीपली ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आज सबसे पहले हमारा टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो देखिए, विलयन का वह गुण जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उससे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कह रहा है? विलयन का वह गुण। भैया विलयन का क्या गुण है? आप ध्यान से रखें, विलयन के क्या गुण हो सकते हैं, विलयन का क्या कैरेक्टर हो सकता है। हो सकता है विलयन तनु हो सकता है विलयन सांद्र हो सकता है। तो विलयन का तनु होना निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय बच्चों जितना कम होगा उतना विलयन तनु होगा, विलेय जितना अधिक होगा विलयन उतना अधिक कंसंट्रेट होगा, सांद्र होगा। तो भैया यही तो बात कह रहा है, विलयन का वह गुण। ठीक है, विलयन का वह गुण, क्या वो सांद्र है कि तनु है, ऐसी बातें। विलयन का वह गुण जो किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। अणुसंख्य गुणधर्म को पढ़ने के लिए अणुसंख्य गुणधर्म को यदि हमें सीखना है तो हमें कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स का अध्ययन करना पड़ेगा। अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर क्या क्या आएगा? पहला पॉइंट है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और बच्चों चौथा होगा परासरण दाब। इतनी 4 पॉइंट्स को बच्चों हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कंप्लीट विस्तार ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो मैं लिखता हूं वाष्प दाब या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इन्हें सीखना है। तो बच्चों देखिए, हम डायरेक्ट आपको बता सकते थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, लेकिन थोड़ा सब्र करें। मैं सबसे पहले आपको वाष्प दाब बताऊंगा। वाष्प दाब है क्या? मैं सीधी सी बात बोलता हूँ भैया, वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बिल्कुल सीधा, शॉर्ट एंड कट, बिल्कुल सीधी बात। वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ये तब आप लिख सकते हैं जब आपको
कोई विकल्प एग्जाम में ना सूझ रहा हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर विकल्प क्या होगा, रियल डेफिनेशन किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। जब कोई द्रव बेटा द्रव्य नहीं, जब कोई द्रव वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए जितना बल लगाती है, ध्यान देंगे भैया, कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितना बल लगाती है उसे वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं बेटा। मैं वाष्प दाब को भी बार बार वेपर प्रेशर कहूंगा, कभी हिंदी से बता दे रहा हूं, वाष्प दाब है हिंदी वर्ड, इंग्लिश में इसे वेपर प्रेशर कहेंगे। तो भैया कोई द्रव वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए जितना फोर्स लगाती है, जितना बल लगाती है, उसे उसका वाष्प दाब कहते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। चलिए बच्चों, हमारे पास ये एक बकेट है, एक बाल्टी समझ लीजिए, एक बाल्टी, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बातें समझेंगे आप। इस बाल्टी में जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। चलिए अब इस बाल्टी को बच्चों मैं उठाकर अपनी छत पर रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे, छत पर रख दिया। छत में रखने के बाद मैं 10 से 15 दिन बाद वापस निरीक्षण करूंगा कि जो मेरी बाल्टी है, उस बाल्टी में भरे पानी का जो जल स्तर है वो थोड़ा सा कम हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा कम हो गया है। इसका मतलब जो लिक्विड थी वो वेपर में कन्वर्ट हुई है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुई है, यानी कि जो हमारा द्रव बाल्टी में रखा था वो आसपास के हीट को एब्जॉर्व किया और एब्जॉर्व करने के बाद उसका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर निकल गया, भाई वेपर अब बाल्टी खुली है, निकल के कहीं यहाँ कहीं वहां जाकर वो निकल गया, परंतु इससे लिक्विड बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। अभी ध्यान से देखेंगे, इसी बकेट को मैं वापस, इसी बकेट, अभी ये बकेट खाली है मेरी, अब इस बकेट में वापस मैं पानी भर देता हूँ। ये देखिए मैं वापस फिर से पानी भर दिया और उतना ही स्तर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं एक ढक्कन लगा दूंगा। ये ढक्कन से मैंने इसको बंद कर दिया। बाल्टी बच्चों पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो अब क्या देखेंगे, ये बाल्टी जो है अगल बगल से इधर उधर से हीट एब्जॉर्ब करेगी, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होंगे। अब वो वेपर धीरे धीरे, मान लीजिए अभी एक वेपर बनी, वो एक वेपर जाकर ये यहाँ पर जाकर जम गई। अभी देखें कितनी वेपर है, सिर्फ अभी एक ही वेपर है। अब एक वेपर, एक आदमी जाकर ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ऊपर के ढक्कन पर प्रेशर लगा रहा है, लेकिन लगातार वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, लगातार हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, लिक्विड वेपर में बदल रहा है। तो न जाने कितने वेपर जाकर इस ढक्कन पर चिपक जाएंगे इस प्रकार। बोलिए, बिल्कुल सही है। अब बहुत सारी वेपर्स देखिए एक दूसरे के पास आकर चिपक गई, ऊपर जा नहीं पा रहे, तो अब वेपर जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वेपर हो गई तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया, और वो इस ढक्कन पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है। ध्यान देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये वेपर के मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अब बहुत ज्यादा इसकी संख्या हो गई, और बच्चों जो गैस होती है, गैस, उनका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो आयतन होता है वो लिक्विड से ज्यादा होता है, लिक्विड से। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने कहा था N = V/22.4 लीटर, ये गैस के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। मान लीजिए यदि मोलो की संख्या 1 है, N = 1, तो V/22.4 लीटर, तब V = 22.4 लीटर, ठीक है बच्चों। तो गैस के 1 मोल के लिए, गैस के 1 मोल के लिए उसका आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो सोचिए न जाने कितने मोल यहाँ पर इकट्ठा हो गया, उसका आयतन भी बहुत ज्यादा हो गया। तो जब आयतन ज्यादा होने लगा, स्थान ज्यादा घेरने लगा, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में वृद्धि होने लगी, तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो भैया अब ऊपर ढक्कन लगा है, ढक्कन के तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे फिर पास आने लगेंगे, और जब वो धीरे धीरे पास आने लगेंगे तो वो लिक्विड फेस में बदल जाएंगे। इसे कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं।
यानी गैस के अणुओं का लिक्विड में बदलना संघनन कहलाता है। तो वेपर बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो ये वेपर किस में बदल जाएंगी, लिक्विड में, और ये लिक्विड फिर वापस बाल्टी में गिर जाएगा। तो फिर से क्या देख रहे हैं, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर कंडेंसेशन करेगी, वापस नीचे गिरेगी, ये फिर ऊपर जाएगा, वो फिर नीचे आएगी। तो मतलब एक साम्य अवस्था बन गई, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। जितना वेपर बनती है वेपर उतना लिक्विड में बदल जाती है। तो ये है उस विलयन का या उस विलायक का इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया वेपर प्रेशर के लिए। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं आपको इस परिभाषा को समझाता हूं। कोई द्रव वाष्प में बदलने के लिए, तो ये जो लिक्विड है ना, ये देखिए वेपर में बदल रही है, तो ये लिक्विड वेपर में बदलने के लिए जितना बल लगाती है उससे उसका वाष्प पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चों, वाष्प पदार्थ की परिभाषा मैंने आपको क्लियर की। अब अभी भी मैंने वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन आपको नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग बारी नेक्स्ट इस पर देखते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों वेपर प्रेशर को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं? भैया आपको भी तो कोई ना कोई फैक्टर इफेक्ट करते होंगे। आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं अरे भैया चल दिया सज धज के। अब लोगों की सोच आपके लिए कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, वो आप जाने। ठीक है, वो लोग आपके बारे में कैसी धारणा रखते हैं, तो एक फैक्टर है। भैया घर से आप सब्जी लेने बाहर गए, अचानक बारिश होने लगी, वो एक फैक्टर है जो आपको इफेक्ट कर रहा है, जो प्रभावित कर रहा है। वैसे ही वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो बच्चों मैं पहला बताऊंगा विलायक की प्रकृति। ध्यान से देखें, विलायक की प्रकृति। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ये विलायक के अणु है, अत्यंत पास पास है, और ये विलायक के अणु है जो थोड़ा सा दूर दूर है, इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो बच्चों देखिए विलायक की प्रकृति कैसे वेपर प्रेशर को प्रभावित करती है। तो विलायक के मॉलिक्यूल्स जितना पास पास होते हैं, विलायक के मॉलिक्यूल्स जितना पास पास होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। और तो ये देख रहे हैं ये बहुत पास पास है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत प्रबल है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रबल है तो ये जल्दी निकल के नहीं जाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। दूर नहीं जाएंगे तो वेपर में नहीं बदलेंगे, और वेपर में नहीं बदलेंगे तो फिर उसकी वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन यदि विलायक के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी एक दूसरे को डिफ्यूज करेंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे को तोड़ देंगे, और जब ये तोड़ देंगे तो किस फॉर्म में बदल गया, वेपर के फॉर्म में बदल गया। और वेपर के फॉर्म में बदल गया तो फिर आप क्या देख रहे हैं, सॉल्वेंट का विलायक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, और जब वो दूर दूर हैं तो उनके बीच का जो आकर्षण है वो कम है, तो इसका मतलब बहुत जल्दी बंधन टूटेंगे। बहुत जल्दी बंधन टूटेंगे तो वेपर बहुत जल्दी बनेगी, और बच्चों वेपर बहुत जल्दी बनेगी तो भैया उसका वेपर प्रेशर भी तो अधिक होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब विलायक की प्रकृति क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास पास होते हैं तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, और जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होता है। लेकिन जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण कम होता है, और वो बहुत जल्दी बंध तोड़कर वेपर में बदल जाते हैं, तो फलता अधिक वेपर बन जाती है, तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होता है। ये है विलायक की प्रकृति। दूसरा मैं आपको बताऊंगा ताप कैसे इफेक्ट करता है वो देखेंगे। ताप, चलिए इस एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, ताप कैसे इफेक्ट करता है, तो मान लीजिए हमारे पास ये विलायक है, विलायक के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास हैं। अब विलायक के मॉलिक्यूल्स को यदि हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो विलायक के मॉलिक्यूल्स जो है वो टेम्परेचर को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जब विलायक के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर को ग्रहण करते हैं, ताप को ग्रहण करते हैं, तो अणुओं के मध्य का जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है, और जब आकर्षण समाप्त हो जाता है तो वेपर बनने लगती है, और वेपर बनने लगती है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा हीट सिंबल है, इसको हमने गर्म करना शुरू किया तो ये मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनके बीच का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, और आकर्षण समाप्त हो जाएगा तो ये वेपर में बन जाएंगी, और वेपर जितनी ज़्यादा बनने लगेगी उसका प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद विलायक की प्रकृति में बच्चों अगला टॉपिक, विलायक वाष्प पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक में अगला कारक क्या क्या है, वो देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा कारक देखिए क्या है,
अवाष्पशील विलेय। बच्चों अवाष्पशील विलेय की बात कर रहा है। अवाष्पशील विलेय किसे कहते हैं? विलेय का मतलब तो जानते हैं, जो घुलने वाला। अवाष्पशील किसे कहते हैं? भैया जो वाष्प में न बदलता हो उसे अवाष्पशील कहते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए भैया, ये हमारे पास बना है एग्जाम्पल। इस पानी पर यदि आपने नमक मिलाया तो नमक इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा। अब आप इसे गर्म करना शुरू करें तो गर्म करते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो सब का सब वेपर में कन्वर्ट होकर चला जाएगा और हमको अंत में इस पूरे पात्र में नीचे की ओर तली पर छोटे छोटे नमक के क्रिस्टल बचेंगे। इसका मतलब भैया नमक वेपर में नहीं बदला, इसका मतलब वो अवाष्पशील है। समझ गई? ऐसे शक्कर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं अवाष्पशील विलेय के लिए, वो देखिए, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये हमारे पास पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी को दर्शाने के लिए, पानी के अणु को दर्शाने के लिए इस प्रकार की मैं गोल आकृति दर्शाता हूं। ठीक है बेटा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा पानी की जो ऊपर की लेयर है वो हिलती रहती है, उसके ऊपर एक फिल्म जैसा रहता है, वो हिलती है ना? वो क्यों हिलती है? आप देख रहे हैं वाटर का जो ऊपर का लेयर होता है, मैंने कहा ये वाटर का ऊपर वाला लेयर है, तो ऊपर वाले लेयर को छोड़ दीजिए, उसके नीचे जितनी भी लेयर है, ये सभी लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगल बगल ऊपर नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स से घिरे होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स को देखो, इधर से गिरा है, इधर से गिरा है, ऊपर से गिरा है, नीचे से गिरा है, सब जगह से गिरा है। तो ये मॉलिक्यूल्स अपने स्थान को छोड़कर जा नहीं पाता, तो इसका मतलब उसके अंदर उतना मूवमेंट नहीं है। लेकिन वाटर का जो ऊपर की सतह होती है, उस ऊपरी सतह में ऊपर कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसका मतलब ऊपरी वाले हिस्से पर कोई आकर्षण नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर एक फिल्म जैसी बनती है और ये हिलता रहता है। ठीक है, खैर हम लोग क्या देख रहे थे? अवाष्पशील विलेय के बारे में देख रहे थे कि इसमें जब हम क्या मिलाएंगे अवाष्पशील पदार्थ तो क्या होगा। सबसे पहले अवाष्पशील पदार्थ को मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिया नमक, NaCl, इसमें हम लोग मिलाने वाले हैं। NaCl को बेटा मैं एक गोल आकृति दर्शाऊंगा, लेकिन वो डार्क शेड पर रहेगी। अवाष्पशील ये वेपर में बदलेगा नहीं। बदलने से पहले देखिए ये लिक्विड है, पानी है, पानी का खुद का वेपर प्रेशर है, खुद की वेपर बनती है। आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के टेम्परेचर पर रख देंगे तो इसका लिक्विड खुद टेम्परेचर को गेन करेगा और वेपर में धीरे धीरे बदलता रहेगा। एक समय आएगा पूरी जो पात्र है वो पानी से खाली हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब इसकी खुद की वेपर है, इसका मतलब ये ऊपर वाले जो हिस्से हैं ये वेपर में बन के चले जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए समझिए, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स है ऊपर, अगर मैंने दर्शाए हैं, 5 नहीं होते, बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी दर्शाने के लिए 5 मॉलिक्यूल्स है, तो ये पांचों वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया तो वो जल में आके मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो भैया ये तो अवाष्पशील है, ये वाष्प में नहीं बदलेगा। तब ऊपर की फिल्म से कितने मॉलिक्यूल्स वेपर में बदलेंगे? 1 2 3, देखो कम हो गए, इसका मतलब वाष्प दाब में कमी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उसकी वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी आती है। ये फैक्टर है बच्चों। लगातार अब ये टॉपिक पर लगातार इसे मैं समझाने वाला हूं, उसे ध्यान से देखें। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या है? अवनमन का मतलब होता है गिरना। तो जब किसी विलयन में या जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है तो विलेय अवाष्पशील, ध्यान रखें, अवाष्पशील विलेय मिलाने की बात हो रही है। जब किसी विलयन में या किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने की इसी क्रिया को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा। खैर बच्चों, चौथा पॉइंट देखने वाले हैं। अब चौथा कैसा है? वाष्पशील विलेय। अब देखिए इसमें हम क्या मिलाने वाले हैं? वाष्पशील विलेय मिलाने वाले हैं। तो भैया वाष्पशील का मतलब ऐसा विलेय मिलाओ जिसकी खुद की वेपर बनती हो। जैसे मान लो पानी में अभी कुछ नहीं मिला है, अब इसमें मैं मिलाने वाला हूँ C2H5OH, शराब, ठीक है, एथिल अल्कोहल इसमें मिलाने वाला हूँ। तो भैया पानी मिलाने से पहले एथिल अल्कोहल को आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, एक पात्र में बगल में भर के रख दीजिए। आप उसको माइंड करेंगे कि कुछ दिनों के बाद देखेंगे पात्र से एथिल अल्कोहल धीरे धीरे कम होने लगा। इसका मतलब एथिल अल्कोहल की खुद की वेपर बनती है और उसका खुद का वेपर प्रेशर है। तो एथिल अल्कोहल का खुद का वेपर, पानी का खुद का वेपर, और भैया जब आप एथिल अल्कोहल को इस पानी में मिला दोगे तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिक्विड है
विलायक है, इसका खुद का वेपर है, खुद से वेपर में बदलेगी, लेकिन इसमें अगर हम कोई ऐसा विलेय मिला दें जिसका खुद का वेपर प्रेशर है तो ये भी इसमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी विलायक में जो जिसकी खुद की वेपर प्रेशर बनती है, यदि उसमें कोई एक ऐसा वाष्पशील विलेय मिला दिया जाए जिसकी खुद की वेपर प्रेशर होती है, उसे फिर से विलायक में मिला दिया जाए तो एक विलयन बनता है और उस विलयन का वेपर प्रेशर बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाष्पशील विलेय के लिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी नियम के संबंध में बच्चों एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राउल्ट। राउल्ट ने अपना एक नियम दिया था, उस नियम को समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, राउल्ट नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान पूर्वक समझें कि कैसे राउल्ट का नियम आप सीखेंगे। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में हम लोग सीखेंगे राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम वो सुनिए। राउल्ट का नियम खाली अवाष्पशील विलेय के लिए लागू है। ठीक है, तो देखें, स्थिर ताप पर, टेम्परेचर स्थिर है, स्थिर ताप पर जब किसी स्थिर ताप पर जब किसी स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, क्या कह रहा है, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, यहां पर अवाष्पशील विलेय मिलाया गया है जो वाष्प में ना बदले, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन के विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बहुत अच्छी डेफिनेशन है भैया। स्थिर ताप पर, ध्यान रखें, टेम्परेचर स्थित होगा, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलयन बनाना है लेकिन विलयन पर विलेय मिलाना है, लेकिन ध्यान रहे विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो विलयन का विलायक है, भैया विलयन में विलायक है, तो विलयन के विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। विलायक का वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे Pa से, समानुपाती का सिंबल बनाते हैं। विलायक के मोल प्रभाज को चाई से दर्शाएंगे, विलायक के लिए A का प्रयोग कर रहे हैं, विलायक के लिए A, विलय के लिए B का करेंगे। खैर भैया Pa कहां से बन गया, ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। Pa कैसे बन गया भैया, विलायक के वाष्प दाब के लिए Pa क्यों लिया गया, तो मैं आपको एक इसकी गुत्थी सुलझाता हूं, ध्यान दें भैया। हमारे पास, ध्यान से समझेंगे, एक विलायक है, विलायक का मतलब शुद्ध पानी है, तो भैया ये क्या है, शुद्ध पानी, यानी शुद्ध विलायक है। तो भैया शुद्ध विलायक का अपना वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर को मैं दर्शाऊंगा P0A से। तो भैया P0A किसके लिए, शुद्ध विलायक के लिए। अब इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, माना NaCl मिलाने वाले हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाने वाले हैं। तो भैया अवाष्पशील विलेय इसमें मिलाएंगे, तो मिलाने से पहले इसका खुद का वेपर प्रेशर है, खुद की इसकी वाष्प बन सकती है, नहीं बन सकती, खुद का इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। तो विलेय के लिए हम दर्शाएंगे P0B, B विलेय के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए है, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। P0B शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। भैया आप नमक को आपने इसमें गिरा दिया, अब नमक को आपने विलायक में गिरा दिया तो विलयन बन गया। अब विलयन बन गया तो भैया विलयन का वेपर प्रेशर होगा, विलयन के वेपर प्रेशर को P से दर्शाएंगे, याद रखें, विलयन का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। तो भैया विलयन में क्या है, उत्तर दे, विलयन में विलायक है और विलेय है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, विलयन के विलायक का वाष्प दाब। अब देखो
भैया हम विलेय को विलायक में मिलाएंगे तो हो सकता है वेपर प्रेशर कम हो जाए, हो सकता है वेपर प्रेशर अधिक हो जाए। अब वाष्पशील मिलाएंगे तो ये निश्चित है कि वेपर प्रेशर कम होगा, वाष्पशील मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो भैया वेपर प्रेशर विलायक का घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो अब हमारे पास ये जो विलयन बन चुका है, विलयन के विलायक, विलयन के विलायक का वाष्प दाब। तो विलयन के विलायक का वाष्प दाब, विलयन के विलायक का वाष्प दाब Pa, विलयन के विलायक का वाष्प दाब Pa, ठीक है। इसी प्रकार विलयन के विलेय, विलयन के विलेय का वाष्प दाब Pb। एक एक बातें मैंने आपको क्लियर कर दी। भैया क्या कहती है परिभाषा, स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन के विलायक का वाष्प दाब। तो विलयन के विलायक का वाष्प दाब Pa, ये लिखा है ना Pa, ठीक है। विलायक के लिए A, मोल प्रभाज का सिंबल चाई, समानुपाती होता है, ठीक है। आगे इसको सवाल को इसको हल करते हैं, ठीक है। तो भैया Pa इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, किया जाएगा, ये एक स्थिरांक है, चाई A। आगे ये वाले समीकरण को, इस समीकरण को, तो ये कौन सी अवस्था है, विलयन के विलायक की अवस्था है, विलयन के विलायक, विलयन के विलायक की अवस्था है। तो अगर हम शुद्ध विलायक के लिए लिखें तो आप लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को शुद्ध विलायक के लिए लिखने पर, शुद्ध विलायक के लिए लिखेंगे इसे तो क्या लिखेंगे भैया, Pa की जगह P0A हो जाएगा, P0A इज इक्वल टू K चाई A, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो भैया हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास अब ये शुद्ध है, शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक में विलेय तो होगा ही नहीं, ध्यान रखें, शुद्ध विलायक में तो विलेय है नहीं, यानी B की वैल्यू 0 है। B किसके लिए लेते हैं, B विलेय के लिए, A किसके लिए लेते हैं, विलायक के लिए। तो आप समझें क्या लिखेंगे आप, किसी विलयन में उपस्थित मोल अंश का योग सदैव 1 होगा। विलयन, किसी विलयन में उपस्थित मोल अंश कौन कौन से, विलायक और विलेय का योग हमेशा 1 होगा। तो विलयन किससे मिलकर के बना है, विलायक और विलेय से। तो ये बना चाई A किसके लिए, विलायक के लिए, विलायक का मोल प्रभाज, चाई B विलेय का मोल प्रभाज, इनका योग 1 के बराबर। चूंकि उपरोक्त समीकरण में शुद्ध विलायक की बात हो रही है, इसका मतलब विलेय है ही नहीं, इसका मतलब XB की वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो x से बराबर 1 होगा, तो XA इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो XA की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, P0A इज इक्वल टू K, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब K का मान मैं यहाँ से लिखूंगा, K का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, तो Pa इज इक्वल टू K की जगह पर आ जाएगा P0A चाई A। तो भैया ये आ गया राउल्ट का नियम, विलयन के विलायक के लिए, विलयन के विलायक के लिए। और अगर विलयन के मोल, विलयन के विलेय की बात करेंगे, ये विलयन के विलायक के लिए है, विलयन के विलेय के लिए होगा तो क्या होगा, Pb, B की जगह A की जगह B हो जाएगा, इज इक्वल टू P0B चाई B। तो ये विलयन के विलेय के लिए राउल्ट का नियम आ गया, ये है राउल्ट रूल, ठीक है। अब इस राउल्ट के नियम को हम लोग ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ में देखें तो बच्चों इसको तो बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे आप, ठीक है ना, बोलेंगे नहीं, मैं इसे मिटाता हूँ। तो देखिए ग्राफ, इसको समझें किस प्रकार इसका ग्राफ है वो देखें बच्चों। ये मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ग्राफ है भैया, ये तो ग्लास जैसा है। नहीं, थोड़ी देर के लिए समझ भूल जाइए कि ये है, इसको भूल जाइए, ये लाइन है ही नहीं। तो देखो ये ग्राफ बन गया XY एक्सेस,
थोड़ी देर के लिए अब इसको भूल जाओ, ये लाइन है ही नहीं, तो ये बन गया ना एक्स और वाई एक्सिस, ग्राफ ही है। लेकिन यहाँ पर हमको विलेय और विलायक दोनों लेना है, तो भैया मैं सबसे पहले लिखता हूँ किसके लिए, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। इसे ऊपर की डेफिनेशन मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जगह हो जाए। ये इधर है, ये नीचे वाली वैल्यू मोल प्रभाज के लिए है, ऊपर वाली वैल्यू वाष्प दाब को बताएगी, ठीक है। भैया हम बोलते हैं हमारे पास चाई ए का मान 1 है, इसका मतलब विलायक की संख्या कितनी है, 1, शुद्ध विलायक की संख्या 1। अब उसमें विलेय कितना होगा, 0, क्योंकि विलायक कितना है, विलायक कितना है 1, तो फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। कुछ समय गुजरेगा, अभी पहले रुक जाए, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि XA की वैल्यू 1 यानी विलायक की वैल्यू 1 है, तो फिर XB की वैल्यू 0 होगी। तो अगर XA की हम बात करें तो ये शुद्ध विलायक को रिप्रेजेंट कर रहा है, विलायक का मोल प्रभाज है, और विलायक को, शुद्ध विलायक को किससे दर्शाते हैं, P0A से, पीछे बनाया था। तो भैया मैंने बोला कि हमारे पास जो शुद्ध विलायक है उसका वेपर प्रेशर इतना है, इतना है इसका वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे इस पे हम विलायक में हम विलेय मिलाते जाते हैं, तो एक समय आ जाएगा कि XA की वैल्यू 0 हो जाएगी और XB की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब विलेय मिलाते जा रहे हैं, है ना, तो विलेय की मात्रा बढ़ जाएगी और विलायक की मात्रा 0 हो जाएगी। तो अब देखिए पहले 1 था और अब कितना हो गया, 0, तो वेपर प्रेशर डाउन हो गया, बिल्कुल सीधे इसको ऐसे ले आए, ठीक है, डाउन हो गया। तो अब देखिए विलायक के लिए क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं PA इक्वल टू P0A चाई A, ये हो गया। अब इस लाइन को देखें भैया, ये शुद्ध विलेय की बात कर रहा है। चलिए शुद्ध विलेय हो सकता है, विलेय का वेपर प्रेशर ठीक किसके बराबर हो, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया। ये किसके लिए है, शुद्ध विलेय के लिए, P0B, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, 1 था, लेकिन समय के साथ इधर आए तो आपने देखा कि XB की वैल्यू 0 हो गई, तो फिर से इसका वेपर प्रेशर घट के ऐसे आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं आप, ये विलेय के लिए है, तो विलेय के लिए ये बातें लिखेंगे आप, PB इज इक्वल टू P0B चाई B, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, इसी विलयन में हम, इसी ग्राफ में हम शुद्ध विलेय को भी प्राप्त कर रहे हैं, शुद्ध विलायक को भी प्राप्त कर रहे हैं और शुद्ध विलेय को भी प्राप्त कर रहे हैं। विलेय और विलायक दोनों एक में ही हैं, तो इसका मतलब विलयन बन गया। इसका मतलब हम विलायक को विलेय से ऐड करें, मिला दें, तो विलयन बनेगा, और विलयन के वेपर प्रेशर को P से दर्शाते हैं। तो ये जो P है ये बराबर होगा विलयन के विलायक, विलयन के विलायक को दर्शाते हैं PA से, विलयन के विलायक को दर्शाते हैं PA से, प्लस फिर विलयन के विलेय PB, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जब हम P0A और P0B को जोड़ते हैं, विलायक और विलेय को आपस में जोड़ते हैं, तो विलयन बनता है। तो जो विलयन का वेपर प्रेशर होता है, वो विलयन का वेपर प्रेशर विलयन के विलायक तथा विलयन के विलेय के योगफल के बराबर होता है। इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इतना आपका टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ। मैं ये थोड़ा सा नियम इधर साइड पे लिख दे रहा हूँ ताकि अभी यहाँ पर काम आएगा। PA इज इक्वल टू P0A चाई A, PB इज इक्वल टू P0B चाई B। ये रूल्स हैं राउल्ट्स के। बाकी सारी चीजें हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राउल्ट्स का नियम पूरा हुआ, ठीक है। तो बच्चों राउल्ट्स के नियम की सीमाएं क्या है, एग्जाम में पूछता है राउल्ट का नियम क्या है तथा उसकी सीमाएं बताइए। तो मैं सीमा बताता जा रहा हूँ कि सीमा क्या क्या है वो सुनिए। जो राउल्ट का नियम है ना बच्चों, मैं सीमा बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लिख रहे हैं अपनी कॉपी में। राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होती हैं वो क्या है। पहला पॉइंट, राउल्ट का नियम सदैव तनु विलयनों के लिए लागू होता है, सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि सांद्र विलयन में ये विचलन देते हैं, ठीक। दूसरी इसकी सीमा क्या है, राउल्ट्स के नियम की जो भी बातें होंगी, जो राउल्ट्स का नियम है वो स्थिर ताप पर लागू होता है, स्थिर ताप पर लागू होता है। तीसरी क्या बात होगी कि जो राउल्ट्स का नियम है वो हमेशा आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है, आदर्श विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक है।
तो ये कुछ वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन के संबंध में जो राउट्स थे उनका नियम और उनकी कुछ सीमाएं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की, सॉरी ये मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए, यही था बेटा। ठीक है, अब हम लोग वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे सीखते हैं। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को सीखेंगे, इसका कैलकुलेशन सीखेंगे, इसकी गणना सीखेंगे कि वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम गणना कर रहे हैं, आप हेडिंग बनाएंगे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन की गणना, तो मैं यहां लिख ही देता हूं। वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन की गणना करेंगे बच्चों, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन की। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउल्ट के नियम से। क्या है राउल्ट का नियम, वो लिखा है, अब ध्यान से देखेंगे। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए। अब देख रहे हैं ये विलयन का विलायक है। विलयन का अगर विलायक है तो विलयन का विलेय भी होगा। भैया विलयन बन चुका है, तो अगर विलयन का विलायक है तो विलयन का विलेय भी होगा। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं किसी विलयन में सभी मोल अंश का योग एक है, मोल अंश का योग एक है, तो विलयन में विलायक और विलेय होता है, यानी चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1। चूंकि अब यहाँ पर इसको 0 नहीं मानेंगे भैया, क्योंकि ये विलयन का विलायक है तो फिर विलयन का विलेय भी होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस चाई बी एक्स। चाई बी का मान, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, चाई ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस चाई बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे उसके साथ करेंगे, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, जिससे मल्टीप्लाई करेगा तो चाई बी पी नॉट ए, ऐसा हो गया। इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, पी ए प्लस चाई बी पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। ठीक, इसको उधर ले जाते हैं, चाई बी पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहां से लिखूंगा। ठीक है, अब इसको उधर भेजते हैं, चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। आ गया भैया, इसे हम लोग वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या है वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, एक अच्छी डेफिनेशन से समझे वाला। आप बोलेंगे किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब, किसी शुद्ध विलायक के वाष्पदाब तथा विलयन के विलायक के वाष्पदाब के अंतर का अनुपात विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात में होगा, ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, शुद्ध विलायक तथा विलयन के विलायक का अंतर शुद्ध विलायक के अनुपात में होगा, तो वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। आप जान रहे हैं ना, ये शुद्ध विलायक के लिए है और ये विलयन के विलायक के लिए है, ये शुद्ध विलायक के लिए, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक डेफिनेशन अपने से भी बना सकते हैं आप क्या बोलेंगे कि किसी शुद्ध विलायक तथा विलयन के विलायक का अंतर शुद्ध विलायक के
एक निश्चित अनुपात में होगा या एक अनुपात में होगा जो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जहां पर चाई बी बराबर विलेय का मोल प्रभाज पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी ए विलयन के विलायक का वाष्प दाब इतना है भैया। ठीक है, विलयन के विलायक का वाष्प दाब, यहां तक तो बिल्कुल भैया बातें क्लियर हो गई हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम क्या प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे इतना तो हो गया अपना। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इस हिस्से को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। ठीक है ना भैया, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यही बात कह रहा है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। तो हमको पता है ना, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो हम लिखते हैं यहाँ पर चाई बी बराबर विलेय के मोलों की संख्या एन बी, एन मोल के लिए, बी विलेय के लिए। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटा एन बी विलेय के मोलों की संख्या प्लस एन ए, ये बड़ा वाला है विलायक के लिए। ठीक है, तो विलायक के मोलों की संख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये राउट्स का जो नियम, ये जो पूरा नियम है, ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है। मैंने ऊपर हेडिंग भी डाली थी तनु विलयन, और अगर भाई ये तनु विलयन है तो इसका मतलब विलेय की मात्रा बहुत कम है, 0 है। तो विलेय किसको रिप्रेजेंट करता है, ये विलयन वाला पोर्शन कौन सा है, ये तो खाली विलेय को दर्शा रहा है, ये है विलेय और विलायक, यानी विलयन वाले खंड को दर्शा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ तनु विलयन के लिए विलेय की मात्रा 0 है, तनु विलयन के लिए विलेय की मात्रा 0 है, अर्थात एन बी इज इक्वल टू नग्न मान लिए, 0 मान लिए, तब क्या बना, चाई बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए बन गया। एन बी का मतलब क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। विलेय का भार, भार को दर्शाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, विलेय के लिए स्मॉल डब्ल्यू लेंगे। ठीक है, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू, विलेय बी। ठीक है, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार स्मॉल एम, ये एन बी के लिए। एन ए के लिए क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का अणु भार। तो विलायक, सॉरी, ये किसके लिए है, विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो विलेय के मोलों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, सॉरी विलायक है ये, विलेय ये वाला है बेटा, बी विलेय के लिए, ए विलायक के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होने दें आप भी। तो ये विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, विलायक का भार बटा विलायक का अणु भार। विलायक के लिए हम कैपिटल डब्ल्यू प्रयोग करते हैं, विलायक के लिए कैपिटल एम लगाते हैं। ठीक है, सॉरी ये ए होगा, ये ए होगा विलायक के लिए ना। ठीक, तो ध्यान से देखें ये किसके लिए है, विलेय के मोलों की संख्या, ये लिखा है विलेय के मोलों की संख्या, है ना। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, फिर एन ए विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अणु भार। ठीक है, तो इससे बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, और इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे एन बी और एन ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, चाई बी इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू ये है, डब्ल्यू बी अपन एम बी, फिर बटा
Na की वैल्यू इतनी है तो बटा में लिखेंगे WA बटा MA, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई में MA बटा WA, ये आ गया। ठीक है, तो अब चाय बी का जो मान है, चाय बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाय बी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ये है चाय बी, तो इसको उठाकर यहां रख देते हैं, WB बटा MB इंटू MA अपान WA, ये कैपिटल M है बड़ा वाला, ये कैपिटल W बड़ा वाला, बराबर P0A माइनस PA बटा P0A। ये हमारे पास वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की गणना कंप्लीट हुई। आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन सीखा है। कल जो हम लोग लेक्चर सीखेंगे उस पे बच्चों हम लोग अब क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे। धन्यवाद।